बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। एंडोक्राइन सिस्टम रिलेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से या बेस्ड कर रहा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से एंड एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाली सिक्रेशन से। अब ये सिक्रेशंस हम लोग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं इनको। ये केमिकल मैसेंजर्स जो कि हार्मोन्स कहलाती हैं। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से एक्सक्रीट आउट होती हैं। इसके अलावा इसका स्पेसिफिक एक्शन होता है। स्पेसिफिक टाइप की ग्लैंड से रिलीज़ होने वाली ये स्पेसिफिक टाइप की हार्मोन्स बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद देती हैं। अब हमने ये भी देखा प्रीवियस लेक्चर में कि हार्मोनल एक्शन किस तरह हार्मोन जो है रिसेप्टर साइड पर जाती है और रिसेप्टर पर अटैच होने के बाद हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना लेती है। फिर हमने प्रीवियस ही लेक्चर में ये भी स्टडी किया था कि ये रिसेप्टर्स जो हैं स्पेसिफिक साइट्स पर प्रेजेंट होते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल पे मौजूद हैं। अब हम जैसे कि हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन हार्मोन्स की बेस्ट कर रही होती है केमिकल नेचर पे एंड साइट ऑफ प्रोडक्शन पे। जब हमने केमिकल नेचर पर स्टडी किया तो हम लोगों ने स्टडी की थी स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स हैं उनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हैं, जबकि साइटोप्लाज्म में स्टेरॉइड हार्मोन्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह थायराइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स न्यूक्लियस पे मौजूद हैं। ये हमने प्रीवियस स्टडीज़ में अपने लेक्चर्स में स्टडी कर लिया है। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो रिलेट करेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके सीक्रेशंस पर मुश्तमिल होता है। अब डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स हम लोगों ने स्टडी किए थे कि डिफरेंट टाइप्स होती है ग्लैंड्स की। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हार्मोन्स की, कि हार्मोन्स क्लासिफाइड होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल बेस्ड। जब साइट ऑफ प्रोडक्शन हम इनको क्लासिफाइड करते हैं देन डिफरेंट टाइप्स के पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस के बारे में स्टडी करते हैं। हर एक ग्लैंड की स्पेसिफिक हार्मोन होती है जिसे हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। हार्मोन्स क्या डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ होती हैं और टारगेट साइट पे जाकर टारगेट सेल पे जाकर जहां उसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होकर अपनी एक्टिविटी को शो करती हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब एंडोक्राइन सिस्टम, उसके डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स और स्पेसिफिक टाइप की हार्मोन्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें एंडोक्राइनोलॉजी का हिस्सा हैं। अब अगर हम जैसे कि हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, हार्मोन्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज से रिलीज़ होती है। पैंक्रियाज एक ग्लैंड हमने पढ़ा था रिलीज़ होती है, इसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें देन हम कहेंगे कि इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय अ बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज। अच्छा, यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन इसलिए बताया गया है क्योंकि जब हमने केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन की थी तो हमने पढ़ा था कि हार्मोन्स जो हैं डिवाइड की जाती हैं, लाइक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है या फिर स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, इन्हें क्लासिफाइड किया गया था। तो ये पेप्टाइड हार्मोन है प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उसमें बीटा सेल्स में ये रिलीज़ होती है, बीटा सेल से ये रिलीज़ होती है। इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स बाय प्रमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द लीवर, फैट एंड स्केलेटन मसल सेल्स। अब इसका बेसिक फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन हमारा इंसुलिन का होता है कि वो ग्लूकोज को रेगुलेट करती है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का रेगुलेट कर रही होती है। इसके अलावा और डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स बाय प्रमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को प्रमोट करते हुए ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन को कंट्रोल कर रही होती है, रेगुलेट कर रही होती है। ह्यूमन इंसुलिन का अगर हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, केमिकल नेचर देखें तो पता चलता है इंसुलिन इज़ अ स्मॉल सोलेबल प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड्स। इसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। देखिए ये चेन दिखाई गई है क्योंकि प्रोटीनियस नेचर की, ये देखिए जैसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है इसी तरह ये एक चेन दिखाई गई है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं और उनकी एक चेन बन रही है। अब यहाँ पे चेन ए है जिसमें 21 अमाइनो एसिड है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है।
चेन ए के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स हैं और चेन बी के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स हैं। मीन 30 एंड 21 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 51 अमाइनो एसिड बन जाते हैं। इट्स मीन कि ये जो चेन ए एंड चेन बी दोनों मिलकर 51 अमाइनो एसिड्स बना रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन शो डेट इट इज़ स्मॉल सोलेबल प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं ह्यूमन इंसुलिन के अंदर। अगर हम इसको फर्दर स्टडी करें तो पता चलता है कि जैसे हमने इंसुलिन एक पढ़ा कि इंसुलिन एक हार्मोन है और हार्मोन का जब हम पढ़ रहे थे किस तरह वो एक्ट करती है, तो हमने पढ़ा था कि हर एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है उसके टारगेट सेल के ऊपर, टारगेटेड साइट पर। जैसे ही हार्मोन जाकर उस टारगेटेड साइट पर अटैच होती है उस रिसेप्टर के साथ, देन वो अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करती है, परफॉर्म करती है। और हर रिसेप्टर स्पेसिफिक है स्पेसिफिक हार्मोन के लिए। जिस तरह की एंड लॉक मॉडल होता है, ताला एंड चाबी का जैसा सिस्टम होता है कि एक ख़ास ताले के अंदर ख़ास किस्म की चाबी लगेगी, उसी चाबी से आप उस ताले को खोल सकते हैं, उस लॉक को खोल सकते हैं। अदरवाइज़ हम किसी और कोई भी हम जितनी मर्ज़ी चाबियां लगाते रहें, जितनी मर्ज़ी कीज़ इस्तेमाल करते रहें, लेकिन वो लॉक नहीं खुलता। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक किस्म की की चाहिए जो कि उसी से मुताबिकत रखती हो। यही होता है हार्मोन का एक्शन में भी, जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हार्मोन का होता है उसमें भी यही होगा कि स्पेसिफिक टाइप की हार्मोन के लिए स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर मौजूद है टारगेटेड साइट पर। वो जाएगी वहाँ पर, वहाँ पर जाके उस टारगेटेड साइट पे मौजूद रिसेप्टर से अटैच हो जाएगी। अब यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। आप देखें कि व्हेन द शुगर गेट्स टू द सेल्स हाउएवर दे फाइंड द सेल डोर लॉक्ड। अब हमारे, क्योंकि हमने पढ़ा कि इंसुलिन रेगुलेट कर रही है हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को या शुगर लेवल को, तो क्या होगा, अगर हम ये कह सकते हैं व्हेन द शुगर गेट्स टू द सेल्स हाउएवर दे फाइंड द सेल डोर लॉक्ड। जैसे ही जो हमारे शुगर के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हैं वो सेल के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जहाँ से उन्होंने इंटर होना है सेल के अंदर वो दरवाज़ा तो बंद है, डोर तो लॉक है, और लॉक की उस हार्मोन के पास है जो कि उसके लिए स्पेसिफिक है, और वो हार्मोन ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाली हार्मोन है इंसुलिन। हम ये समझते हैं इस जो डोर लॉक हुआ है ग्लूकोज के लिए, उसकी चाबी इंसुलिन है दर हकीकत। A special key is required to unlock the cells so the sugar can get it। अब इस जो ये लॉक्ड दरवाज़ा है शुगर के लिए सेल्स का या ग्लूकोज के लिए सेल का, इसको लिए स्पेशल की मौजूद है जो कि इसे अनलॉक कर सकती है और शुगर के मॉलिक्यूल्स को सेल्स के अंदर जाने की इजाज़त दे सकती है। दिस स्पेशल की इज़ कॉल्ड इंसुलिन। ये स्पेशल की जो है वो इंसुलिन कहलाएगी, ठीक है, ये स्पेशल की इंसुलिन कहलाती है। विदाउट इंसुलिन द डोर रिमेन्स लॉक्ड, शुगर कैन नॉट गेट इनसाइड। अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा सेल का, और जो शुगर के या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल के बाहर मौजूद है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये देखिए यहाँ पे ही दिखाया गया है कि इंसुलिन सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो रही है। आप ये देखें यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर मौजूद है सेल के ऊपर, ये सेल के ऊपर दिखाए गए हैं। ये रिसेप्टर है स्पेसिफिक साइट जहाँ से वो लॉक हुआ है डोर, जो कि शुगर मॉलिक्यूल का अंदर की तरफ जाने की इजाज़त देगा। यहाँ पर ये ग्लूकोज चैनल है, अगर इसके ऊपर इंसुलिन की नहीं लगाएंगे देन ये क्लोज्ड ही रहेगा। जैसे ही हम ये कह सकते हैं, जैसे ही इंसुलिन लॉक को खोलेगा, ये देखिए इंसुलिन की ने लॉक को ओपन कर दिया तो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, क्योंकि लॉक ओपन हो गया तो डोर ओपन हो जाएगा। जब डोर ओपन हो जाएगा तो होगा क्या कि शुगर के मॉलिक्यूल्स डोर से अंदर की तरफ इंटर होना शुरू हो जाएंगे। तो डोर ओपन हो गया है, की मिल चुकी है, इंसुलिन आ गई है और उसने लॉक को ओपन कर दिया है, देन वो सेल के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएंगे शुगर के मॉलिक्यूल जो ब्लड के अंदर मौजूद हैं। इस तरह रेगुलेट करती है इंसुलिन शुगर लेवल को हमारी बॉडी के अंदर। हाउ डज इंसुलिन वर्क, किस तरह वर्क करेगी, जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया उसी की डिटेल यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए ये सेल मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल्स हैं। अब सेल्स के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, साथ के साथ ग्लूकोज चैनल है। यहाँ पे ग्लूकोज चैनल क्लोज्ड है, ये देखिए ग्लूकोज चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड है, क्योंकि अभी तक इंसुलिन इसके ऊपर जाके अटैच नहीं हुई। मीन्स इस की ने
उस लॉक को नहीं खोला, अभी अटैच नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इस दूसरी वाली अगर हम तस्वीर में देखें, इस वाली के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि इंसुलिन का जो मॉलिक्यूल है या इंसुलिन जो है वो जाके अटैच हो गई है रिसेप्टर पे, मीन्स की जो है लॉक में लग चुकी है, इसने अनलॉक कर दिया है की को, जिसकी वजह से होगा क्या, ग्लूकोज चैनल्स ओपन हो जाएंगे एंड ग्लूकोज इंटर इनटू द सेल, और ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। ये काम सब कर रहा होती है इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन खुद कहाँ से आती है, इंसुलिन आती है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज हमारी बॉडी में मौजूद होती है, पैंक्रियाज से इंसुलिन आती है। पैंक्रियाज रिलीज करेगी इंसुलिन को, इंसुलिन ऊपर कर देगी ग्लूकोज इंटीग्रेट्स को, जिसकी वजह से जो भी हम शुगर के चीज़ें खा रहे होते हैं और जिससे ग्लूकोज रिलीज हो रही थी, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा होता है, उसको ये कंट्रोल कर लेती है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे क्या इफ़ेक्ट होगा इंसुलिन का, जैसे कि बताया गया कि इंसुलिन जो है कंट्रोल कर रही होती है ना सिर्फ शुगर लेवल को बॉडी के अंदर, बल्कि प्रोटीन्स एंड फैट्स पे भी के मेटाबॉलिज्म पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, ग्रोथ पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो कि वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द ग्लूकोज यूजेज बाय मोस्ट आउटर सेल्स ऑफ द बॉडी विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्रेन सेल्स। अमूमन कहा जाता है कि जो RBCs हैं एंड ब्रेन के जो सेल्स हैं उनके पे अलग फिनोमेना देखने में आता है। अदर हैंड इंसुलिन डज नॉट फैसिलिटेट ग्लूकोज एंट्री इनटू द ब्रेन एंड RBCs। ठीक है, तो अगर हम कहें इंसुलिन इंक्रीज द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द एंड ग्लूकोज यूजेज बाय द मोस्ट अदर सेल्स ऑफ द body in a same way that it affect the glucose transport and usage in a muscle cells. The transport of glucose into the adipose cells mainly provides substrate for the glycerol portion of the fat molecules, and therefore in this indirect way insulin promote disposition of fats in a cells. इंसुलिन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को एंड ग्लूकोज को यूजेज को, ग्लूकोज के इस्तेमाल को किस तरह इंक्रीज करेगी कि सेल्स उसको यूटिलाइज़ करें, बॉडी के अंदर सेल्स यूटिलाइज़ करने लगेंगे उस ग्लूकोज को, जिससे क्या होगा, ब्लड में मौजूद ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। इन अ सेम वे डेट इट्स इफेक्ट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंड यूजेज इन अ मसल सेल्स, मसल सेल्स में जाके या तो स्टोरेज का बायस बन जाएगी, ग्लूकोज का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर होगा क्या, या तो वो उसे सेल्स इस्तेमाल कर लेंगे, मसल्स के सेल्स इस्तेमाल कर लेंगे, बॉडी के डिफरेंट सेल्स इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अमूमन ब्रेन एंड RBCs में हमें इसके दूसरा फिनोमेना देखने में आता है। इसके अलावा तमाम सेल्स में ये इंक्रीज़ कर देगी, यूटिलाइजेशन और ग्लूकोज इंक्रीज़ कर देगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होगा उन्हें स्टोरेज का काम भी करेगी और ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रही होगी, जिससे ये शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेगी। इंसुलिन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज, किस तरह इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करती है, सबसे पहले नंबर पे कि ये ग्लूकोज की इंटेक एंड यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगी। फिर ग्लाइकोजन के साइंथेसिस को इंक्रीज़ करेगी। ये जो एरो नज़र आ रहा है इसका मतलब है इंक्रीज़ होना, अगर ये डाउनवर्ड एरो हो तो इट्स मीन कि ये डिक्रीज़ कर रही है। तो हमने ये देखा है कि क्या काम करेगी इंसुलिन, सबसे पहले तो ग्लूकोज की इंटेक को बढ़ाएगी और यूटिलाइजेशन को, इसके इस्तेमाल को बढ़ाएगी। देन ग्लाइकोजन साइंथिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू फैट्स इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस डिक्रीज़ होगा, इसके अंदर ग्लाइकोनियोजेनेसिस डिक्रीज़ होगा, जबकि ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज़ होगा। अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इंसुलिन का, इट इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेट द डिफ्यूजन स्पेशली इन मसल्स, एडिपोज टिश्यूज, हार्ट, स्मूथ मसल्स एंड यूटेरस बाय एक्टिवेटिंग ऑफ ग्लाइकोकाइनेस। ग्लाइकोकाइनेस के प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए ये क्या करेगी, ये एंट्री बढ़ा देगी सेल्स के अंदर ग्लूकोज की। जैसे मैंने बताया लॉक एंड की मॉडल करके मैंने आप लोगों को समझाया है। तो जब ग्लूकोज में इसकी एंट्री बढ़ जाएगी तो ब्लड के अंदर इसका लेवल कम हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल कम करने का बायस बनेगी, रेगुलेट करने का बायस बनेगी। बट ऑन अदर हैंड इंसुलिन डज नॉट फैसिलिटेट ग्लूकोज एंट्री इनटू द ब्रेन एंड RBCs में फैसिलिटेट नहीं करती। इट इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी
एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो ये किस तरह यूटिलाइजेशन के अमल को बढ़ाएगी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के अमल को बढ़ा रही होगी। इट इंक्रीज द ग्लाइकोजन स्टोरेज इन सेल्स, इसके अलावा सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज को बढ़ा देगी। इट इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट्स टू बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज, ग्लूकोज को फैट के अंदर तब्दील करके एडिपोज टिश्यूज में स्टोर करने का बायस बनेगी। इस तरह ये ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसके लेवल को मेंटेन कर देगी। इफ़ेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ, अगर हम फैट्स की तरफ आएँ या लिपिड्स की तरफ आएँ तो हमें पता चलता है कि इंसुलिन डिक्रीज द रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज बाय डिक्रीज द ट्राइग्लाइसरोल डिग्रेडेशन, इंक्रीज द ट्राइग्लाइसरोल साइंथेसिस एंड इफेक्ट। अगर हम प्रोटीन साइंथेसिस के बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम लिपिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरह करती है। इंसुलिन क्या करेगी, सबसे पहले इंसुलिन डिक्रीज द रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज बाय डिक्रीज द ट्राइग्लाइसरोल डिग्रेडेशन। इंसुलिन इनहेबिट द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंड एडिपोज टिश्यूज। लाइपेज एक आप कह सकते हैं इस तरह की हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है जो कि इनहेबिट हो जाएगी। जिससे क्या होगा, इनहेबिट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लाइसराइड इन फैट सेल्स बाय इनहेबिटिंग द हार्मोन सेंसिटिविटी ऑफ लाइपेज। ये इंसुलिन की मौजूदगी में होगा। जबकि अगर इंक्रीज ट्राइग्लाइसरोल साइंथेसिस में क्या होगा, इंसुलिन इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इनटू द एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स में की तरफ ये ट्रांसपोर्ट बढ़ा देगी एंड इंसुलिन इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन एडिपोज टिश्यूज, प्रोवाइड द ग्लाइसरोल 3-फॉस्फेट फॉर ट्राइग्लाइसरोल साइंथेसिस। किस तरह प्रोवाइड करेगी ग्लाइसरोल 3-फॉस्फेट फॉर ट्राइग्लाइसरोल साइंथेसिस। इंसुलिन आल्सो इंक्रीज द lipoprotein lipase activity of the adipose tissues by increase the enzyme synthesis, provide fatty acids for esterification। अब ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन फॉर्म्स फैटी एसिड फ्रॉम एक्सेस लिवर ग्लूकोज। फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज फ्रॉम ट्राइग्लाइसराइड, फैटी एसिड यूटिलाइज हो जाएंगे ट्राइग्लाइसराइड से, विच आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ में जाके, एडिपोज टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर फैट्स जाके स्टोर हो रही होती है, अमोनिया फैट मौजूद होती है, तो ये वहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे। जो फैटी एसिड आर यूटिलाइज फ्रॉम ट्राइग्लाइसराइड विच आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो जाएंगे। इट इनहेबिट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स, या हमसे कह सकते हैं डिक्रीज द ट्राइग्लाइसराइड डिग्रेडेशन in fat cells by inhibiting the hormone of sensitivity of lipase। किस तरह ये इनहेबिट करेगी, हाइड्रोलाइसिस को इनहेबिट करेगी, डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइग्लाइसरोल को इनहेबिट करेगी, क्योंकि ये इनहेबिट कर देती है हार्मोन सेंसिटिविटी ऑफ लाइपेज, जो कि इसमें अहम किरदार अदा करती है। लाइपेज अहम किरदार अदा कर रही है, उसी को कम कर देगी। इससे क्या होगा, ट्राइग्लाइसरोल डिग्रेडेशन भी इनहेबिट होगी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लाइसराइड भी इनहेबिट हो जाएगी सेल के अंदर। अब हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे इंसुलिन जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स में इफ़ेक्ट कर रही है। अगर हम इफ़ेक्ट ऑन प्रोटीन साइंथेसिस को देखें, तो पता चलता है कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रोटीन साइंथेसिस के अंदर ये किस तरह इफ़ेक्ट करती है। अमूमन इंसुलिन स्टिमुलेट द एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल एंड इंक्रीज द प्रोटीन साइंथेसिस इन मोस्ट सेल। दो फिनोमेना देखने में आते हैं, एक तो एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड को इंक्रीज़ कर देगी एंड इंक्रीज़ करेगी प्रोटीन साइंथेसिस को। क्या इंसुलिन का क्या काम होगा, इंसुलिन देखिए यहाँ पे भी जैसे फिनोमेना दिखाया गया है, ये लिपिड्स का दिखाया गया है कि एडिपोज टिश्यू हैं ये, जिसके अंदर फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लाइसराइड दिखाए गए हैं। अब हम प्रोटीन की तरफ आ जाते हैं। प्रोटीन के अंदर क्या हमने पढ़ा है, अभी इंसुलिन स्टिमुलेट करता है एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड को सेल के अंदर और इंक्रीज़ कर देता है प्रोटीन साइंथेसिस को। इसीलिए हम कहते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बेस्ड ऑन के इट इज़ काजेज और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल एंड प्रमोट द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स टू फॉर्म अ न्यू प्रोटीन्स। अगर हम इफेक्ट देखते हैं डिटेल के अंदर इसका, तो हमें पता चलता है कि इंसुलिन प्रमोट्स प्रोटीन साइंथेसिस एंड स्टोरेज। स्टोरेज भी प्रमोट करती है और प्रोटीन साइंथेसिस भी प्रमोट करती है। ड्यूरिंग द फ्यू आवर आफ्टर द मील व्हेन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन अ सर्कुलेटिंग ब्लड, नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बट प्रोटीन as well are stored in tissues, insulin is required for this। ना सिर्फ
ग्लूकोज को कंट्रोल कर रही है ये। जैसे ही हम खाना खाएंगे हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। हम जैसे ही खाना खाएंगे तो हमने खाना खाया, उसके बाद हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, उसी के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, तो हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट कर रही है ग्लूकोज, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तब ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है वहीं पे हमें न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए प्रोटीन्स भी मिल रहे होते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स भी मिल रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ड्यूरिंग फ्यू आवर आफ्टर द मील व्हेन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन अ सर्कुलेटिंग ब्लड, नॉट ओनली द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बट प्रोटीन एज वेल आर स्टोर्ड इन टिश्यूज़। सिर्फ हमें जो है ग्लूकोज और फैट ही नहीं मिलेगा, खाने के बाद प्रोटीन्स भी मिलेंगे जो कि स्टोर हो जाएंगे टिश्यूज़ के अंदर। इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस, और इस स्टोरेज के लिए ज़रूरी है कि इंसुलिन अपना अमल करे। इंसुलिन किस तरह करेगी? इंसुलिन स्टिमुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैनी ऑफ द अमाइनो एसिड इनटू द सेल। जैसे मैंने बताया 2 तरह के अमल देखने में आते हैं, या तो ट्रांसपोर्ट बढ़ा देगी अमाइनो एसिड की, या फिर क्या होगा, प्रोटीन साइंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगी। अब क्या है, या फिर दोनों अमल एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कि पहले पॉइंट के अंदर बताया गया है कि क्या करेगी इंसुलिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैनी अमाइनो एसिड इनटू द सेल को स्टिमुलेट कर देगी, और इंसुलिन इंक्रीज़ करेगी ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, थस फ्लोइंग न्यू प्रोटीन, ताकि न्यू प्रोटीन को बनाया जा सके। न्यू प्रोटीन बनने के लिए इंक्रीज़ कर देगी ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए को। इसके अलावा थर्ड पॉइंट पे बताया गया है इंक्रीज़ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सिलेक्टेड आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सिलेक्टेड आरएनए को इंक्रीज़ करेगी ये। फिर होगा क्या, इट प्रमोट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। इंसुलिन इनहैबिट्स द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन के बनने के अमल को तो बढ़ा रही है, लेकिन कैटाबॉलिज्म, हम ये कह सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स को ये डिक्रीज़ कर रही है। थस decrease the rate of amino acids released from the cell, especially from the muscle cell. Insulin is essential for the growth and it's increase the protein formation. क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन बढ़ रही है तो इट्स मीन ये ग्रोथ पे भी इफेक्ट कर रही होती है। तो हम कह सकते हैं इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एज इट्स नेसेसरी इंक्रीज द प्रोटीन फॉर्मेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन पे। टेस्टोस्टेरोन भी एक हार्मोन है जो कि टेस्टिस से अमूमन रिलीज़ हो रही होती है, या हम कह सकते हैं दिस इज़ द प्रिंसिपल हार्मोन ऑफ टेस्टिस। हमने स्टडी किया था इसको जब हम प्रोडक्शन, साइट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, तो टेस्टोस्टेरोन हमने एग्जांपल्स के तौर पे ली थी टेस्टिस के हार्मोन्स के। तो टेस्टोस्टेरोन इज़ अ प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। ये मेल ह्यूमन टेस्टोस्टेरोन प्ले अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज सच एज टेस्टिस एंड prostate, as well as promoting the secondary sexual characteristics such as increase the muscles, bone mass and growth of body hair. secondary characteristics जो होते हैं मेल्स के अंदर, उनको भी ये इंक्रीज़ कर रही होती है, बढ़ा रही होती है, प्रमोट कर रही होती है। इसका इफेक्ट क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? नेचर वाइज देखें तो ये स्टेरॉइड नेचर की है। स्टेरॉइड नेचर की, अब तक हम प्रोटीनियस नेचर की अमूमन पढ़ रहे थे, जैसे हमने इंसुलिन भी पढ़ी है, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो स्टेरॉइड नेचर की है। अब इफेक्ट ऑन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पे हम देखें तो ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय जेनिटल राइट, लेटर ऑन इट सेक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मुख्तलिफ फेज़ के अंदर जा रहे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं लोकेशन से इसको रिलीज़ आउट किया जाता है, और लाइफ के स्टेजेस में चेंज होती रहती है। लेकिन अमूमन जो जनरली फॉर्म में हम बोलते हैं वो कहते हैं हम ये टेस्टिस से रिलीज़ हो रही है। लेकिन ड्यूरिंग जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक कह रहे होते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सेक्रेटेड बाय द जेनिटल राइट से रिलीज़ हो रही है, क्योंकि हमने एनाटमी पढ़ ली है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने स्टडी किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टडी किया था। आप जब डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिए जाए, लाइक प्लेसेंटा मैंने बोला है अभी, या टेस्टिस का नाम लिया है, तो आप जब रिपीट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आपको ये दोबारा से रिमाइंड हो जाएंगे पार्ट्स। all this stage it cause the development of male genital duct present in much greater level in male than women। लेकिन अमूमन ये होती बोथ के अंदर है, मेल एंड फीमेल, लेकिन इसका लेवल मेल में ज़्यादा होता है, मेंस में ज़्यादा होता है। Testosterone initiate the development of male internal and external reproductive organ during the fetal development and essential for the production of sperms in adult life। ये क्या, क्योंकि मेल के अंदर ज़्यादा होने की वजह से इंटरनल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा कर रही होती है। और इसके अलावा ये स्पर्म
की प्रोडक्शन में भी एडल्ट जब हो जाता है तो इस एडल्ट लाइफ के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन में भी अहम किरदार अदा करती है। इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में भी अहम किरदार है इसका। टेस्टोस्टेरोन इज लिंक्ड टू मैनी ऑफ द चेंजेस सीन बाय इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी लाइक इंक्रीज इन हाइट, बॉडी ऑफ प्यूबिक हेयर ग्रोथ, इनलार्जमेंट ऑफ पाइन्स, इसके अलावा टेस्टिस एंड पोस्टेरियर ग्लैंड, चेंज द सेक्सुअल एंड एग्रेसिव बिहेवियर। ये तमाम चीज़ें कंट्रोल कर रही होती है, रेगुलेट कर रही होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी इफेक्ट होता है, सच एज ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन अ फेस के ऊपर, जिस तरह मेल्स के अंदर ग्रोथ हो जाती है हेयर की, वो भी इसके रेगुलेशन में आता है। एंड चेस्ट एंड प्यूब्स एंड इंक्रीज वेल इन डिक्रीज इन टॉप ऑफ द हेड, अगर सर के ऊपर बालों में कमी आ रही है, या वॉइस बिकम डीपर। टेस्टोस्टेरोन काजेस थिकनेस ऑफ स्किन का बायस भी बनती है, रफनेस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ का। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव मूड। आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा एग्रेसिव बिहेवियर भी, अमूमन हमारा मूड, बिहेवियर, टोन, ये सब चेंज हो रहा है, हमारी आवाज़ चेंज हो रही होती है, हमारी अपीयरेंस चेंज हो रही होती है। तो ये हार्मोन्स इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं, एग्रेसिव मूड को कंट्रोल रेगुलेट कर रही होती है। एक्टिव एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है। इसके अलावा इंक्रीज़ प्रोटीन साइंथेसिस एंड डिक्रीज़ द ब्लड यूरिया लेवल भी इसका एक फंक्शन है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन साइंथेसिस को इंक्रीज़ करने का भी बायस बनती है, जिस तरह इंसुलिन मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स में अहम किरदार करिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, फैट मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट्स में मल्टीपल फंक्शंस हैं। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन के भी मल्टीपल फंक्शन, ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हवाले से बल्कि प्रोटीन साइंथेसिस एंड डिक्रीज ब्लड यूरिया लेवल के हवाले से भी। इफेक्ट अगर बोन्स पे देखें तो इंक्रीज थिकनेस ऑफ बोन्स करेगी ये, डिस्पोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स एंड बोन्स एंड लेंथ ऑफ द मेल्स पेल्विस एंड मेक इज स्फेनल शेप में अहम किरदार अदा करती है। फिर हम अगर इफेक्ट ऑन आरबीसीज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पे देखें टेस्टोस्टेरोन का, तो इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज, इंक्रीज कर देगी नंबर ऑफ आरबीसीज को ये। इसके अलावा ये अमूमन 15 to 20% करेंगे। हाउएवर दिस डिफरेंस मे बी ड्यू टू द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट फ्लोइंग टेस्टोस्टेरोन एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन टू अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑन आरबीसीज प्रोडक्शन। फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट पे भी इसका इफेक्ट होता है, मीन जो मिनरल या आइंस जो हमारी बॉडी के अंदर है, मिनरल आइंस या फिर वाटर कंटेंट जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आइन की जो है रीएब्जॉर्प्शन को या वापस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के अमल को बढ़ा देती है। एंड वाटर इज़ अ डिस्टिल ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। कहाँ पे, जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने डिफरेंट किस्म के ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा था, हमने किडनी का पढ़ा था, नेफ्रॉन का पढ़ा था, नेफ्रॉन एंड डिस्टिल हमने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ ये डिस्टिल ट्यूब्यूल्स के मुकाम पर रीएब्जॉर्प्शन के अमल को बढ़ा देती है सोडियम के, आइंस के एंड वाटर के। दिस इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज़ ऑफ अ माइनर डिग्री, लेकिन ये माइनर डिग्री में देखने में आता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है अमूमन मेल हार्मोन समझी जाती है, लेकिन फीमेल्स में भी इसकी रिलीज़ होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेल ये कम रिलीज़ हो रही होती है। ये डिफरेंट किस्म के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एंड इफेक्ट्स बोन की थिकनेस में, लाइक बोन की थिकनेस इंक्रीज़ करने में या इंक्रीज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ बोन मैट्रिक्स को इंक्रीज़ करने में, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स इन बोन या स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विस और मेक इट स्ट्रॉन्ग, डिफरेंट किस्म का फंक्शन ये परफॉर्म कर रही होती है। इसके अलावा आइंस और वाटर के बैलेंस में, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रखने में भी इसका माइनर किरदार होता है। आरबीसीज की प्रोडक्शन में 15 to 20% ये इंक्रीज़ कर देती है। ये था टेस्टोस्टेरोन। लेकिन टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ ही एस्ट्रोजन के बारे में भी स्टडी करते हैं। एस्ट्रोजन भी सेक्स हार्मोन है, लेकिन अमूमन फीमेल सेक्स हार्मोन समझी जाती है। एस्ट्रोजन कहेंगे या ऑस्टेरोजन कहेंगे, इज़ अ प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वहाँ टेस्टोस्टेरोन मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रही थी, रेगुलेट कर रही थी। यहाँ पे ये फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन कर रही है। वुमेन ओवरीज प्रोड्यूस मोस्ट एस्ट्रोजन, आल्सो द एड्रिनल ग्लैंड्स आल्सो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ द हार्मोन। ये इसका अगर हम देखें, नेचर देखें, तो 18 कार्बन स्टेरॉइड इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम एक्शन के हिसाब से देखें, यहाँ पे देखिए तस्वीर में दिखाया गया है, ये मसल स्ट्रेंथ, ब्रेस्ट डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर देती है, इंक्रीज़ द कोलेस्ट्रॉल इन बाइल, इंक्रीज़ द फैट स्टोर, मेंस्ट्रुएशन
एंड मेंटेन द बोन मिनरल डेंसिटी, ओव्यूलेशन एंड प्रिवेंट द ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। इस तरह के काम करती है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एस्ट्रोजन की एक्टिविटी देखें, एक्शंस देखें, तो इंक्रीज द साइज ऑफ विजाइना की सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है डेवलप कर रही होती है। तो इंक्रीज द साइज ऑफ विजाइना, इंक्रीज द साइज ऑफ यूटेरस, causes of growth of uterine glands, causes of enlargement of menstruation and of the wall of vagina, and increase the size of labia and minora, and promotes the development of tubular duct system। को ये सारी चीज़ों को ये प्रमोट कर रही होती है, इंक्रीज़ कर रही होती है। इसके अलावा और बहुत से काम हैं इसके जिसमें एस्ट्रोजन अहम किरदार अदा करती है। लाइक इंक्रीज द साइंथेसिस ऑफ फैट्स, जैसे यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है। इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल इन बाइल एंड इंक्रीज द फैट स्टोर फंक्शन को इंक्रीज़ करती है। फिर इंक्रीज द डिस्पोजिशन ऑफ फैट्स इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्पेशली इन ब्रेस्ट, medial side of the thigh and buttocks. It increase the retention of sodium ion and water, increasing the ECF। जैसे टेस्टोस्टेरोन सोडियम आयन एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था, ये भी रिटेंशन को इंक्रीज़ करती है सोडियम आयन के एंड वाटर के। द हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफिलेट, आप बहुत से मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, एंड डिक्रीज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी अहम किरदार अदा करती है। यहाँ देखिए डिफरेंट फंक्शंस दिखाए गए हैं एस्ट्रोजन के। एस्ट्रोजन के ब्रेन के हिसाब से हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट द मेमोरी लॉस, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करके स्टिमुलेट द एबिलिटी एंड प्रिपेयर द मिल्क ग्लैंड्स, हार्ट एंड लीवर से रिलेट करें तो रेगुलेट द कोलेस्ट्रॉल एंड रिड्यूस द पल्क बिल्ड अप इन आर्टरीज के में अगर जिस तरह कोई फैट्स जाके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज होने का खतरा होता है, उसको रिड्यूस कर देती है और रेगुलेट करती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। फिर ओवरी में स्टिमुलेट करती है, अगर ओवरी के पॉइंट से स्टिमुलेट करती है मेंस्ट्रुएशन को, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल कर रही होती है। विजाइना पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये स्टिमुलेट कर रही होती है, मेंस्ट्रुएशन को मेंटेन करती है, लुब्रिकेशन को एंड थिकनेस ऑफ विजाइना लाइनिंग को इंक्रीज करती है। यूटेरस में स्टिमुलेट द मेंस्ट्रुएशन, प्रिपेयर द यूटेरस फॉर द फीटस न्यूरिशमेंट। हमने ये पढ़ा था ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि यूटेरस वो पॉइंट है जहाँ पे फीटस जो है डिवेल्प हो रहा होता है या उसकी डिवेलपमेंट के तमाम की तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। फिर बोन्स प्रिजर्व बोन मिनरल्स डेंसिटी, इसका अहम फंक्शन है। तो आज हमने बहुत से ऐसी जो है हार्मोन्स स्टडी की हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज़ होती हैं। लाइक इंसुलिन रिलीज़ होती है, हमने पढ़ा पैंक्रियाज से। इसी तरह हम टेस्टोस्टेरोन्स एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया जो कि सेक्स हार्मोन्स कहला रही होती हैं, जो कि वुमेन एंड मेल दोनों में ही अहम किरदार अदा करती हैं। हार्मोन्स का क्या है, हमने स्टडी किया कि हार्मोन्स के एक स्पेसिफिक साइट पे जाकर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही यह हार्मोन उन रिसेप्टर साइट टारगेट साइट पे जाकर रिसेप्टर से अटैच होंगी, ये अपने जो है परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देंगे और बॉडी के डिफरेंट जो है फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे। वो फंक्शंस ग्रोथ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या फिर फैट मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना या मिनरल्स को कंट्रोल करना हमारी बॉडी के अंदर। तो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिक टाइप्स की हार्मोन्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं और ये हार्मोन स्पेसिफिक साइट पे जाके अपना परफॉर्म कर रही होती है फंक्शन। डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से और जाके अपने टारगेट साइट पर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।